इजराइल का पासा उल्टा पड़ गया है, ऐसा खेला हो गया है। इसे अजाब कहिए या हमास का दिमाग कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन एक ही झटके में, एक ही हमास के हमले में इजराइल के 24 सैनिक मारे गए हैं, वासिले जहन्नम हो गए हैं। असल में इजराइल का पासा यह है कि वो माइंस लगाकर पूरे शहरों, मोहल्लों और बिल्डिंगों को उड़ा रहा है। तो वो माइंस लगाकर बिल्डिंग उड़ाने की इजराइल के सैनिक तैयारी कर रहे थे, लेकिन हुआ ये कि अभी वो बम लगाकर खड़े थे उधर से हमास ने बाजूका दाग दी, धपाक। वो ससुर बिल्डिंग को उड़ाने की तैयारी कर रहे थे, माइंस लगाकर वो बाजूका आई, बम का गोला आया, उस पर गिरा, फटा, बिल्डिंग ससुर के नातियों पर गिर गई। 21 के 21 सैनिक मारे गए उसी बिल्डिंग के नीचे दबके, पुचक। और उसके अलावा जो 3 सैनिक हैं वो दूसरे इलाकों में गाज़ा के अंदर हमास से लड़ते हुए वासिले जहन्नम हो गए। चलिए अब शेयर कर दीजिए इसी बात पे, जल्दी से शेयर बटन पर क्लिक कीजिए और शेयर कीजिए। भाई साहब, 21 से 23 सैनिकों की मौत के बाद बुरी तरह से अमेरिका भी सहम गया है। अमेरिका ने कहा कि इस दर्द में हम इजराइल के साथ हैं, जो सैनिक मारे गए हैं उनके परिवार वालों के साथ हैं। ये काफ़ी ख़तरनाक और क़यामत जैसा दिन था इजराइलियों के लिए, बेशक, और इंशाअल्लाह ऐसी क़यामत रोज़ आएगी, अल्लाह ने चाहा तो। हकीकत यह है कि इजराइल के सैनिक अगर गज़ा में मारे जा रहे हैं तो उसकी वजह भी नेतन्याहू है। ज़बरदस्ती इस जंग को घसीट रहा है। लेकिन तमाम चीज़ों को एक तरफ रखते हुए 24 इजराइल के सैनिक जो वासिले जहन्नम हुए हैं, इसका दुख काफ़ी ज़्यादा इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को भी हुआ है। नेतन्याहू ने तुरंत जो है बयान जारी करके कहा है कि हमें काफ़ी दुख हुआ है, लेकिन हम जंग लड़ेंगे, हम इनसे हारेंगे नहीं। हमारे फाइटर मारे गए हैं, हमारे लिए सब कुछ वो थे, अलान का फलान थे, धमाक का अमाक थे, जो भी थे, उसको ये बयान देना पड़ेगा, क्योंकि नेतन्याहू के ख़िलाफ़ पहले से ही लोग सड़कों पर हैं। नेतन्याहू के ख़िलाफ़ विपक्ष की पार्टी हो गई है, उनकी पार्टी के लोग भी हो गए हैं। नेतन्याहू का साथ देने को बहुत कम लोग हैं और पूरा इजराइल नेतन्याहू के ख़िलाफ़ है। ऐसे में 24 इजरायली सैनिकों के मारे जाने के बाद इजराइल के अंदर सिविल वॉर बढ़ सकती है और लोगों का गुस्सा और बुरी तरह से नेतन्याहू के खिलाफ भड़क सकता है। ऐसे में उसको बयान देना ही पड़ेगा, जो उसने दिया। सुनिए। אתמול היה אחד הימים הקשים מאז פרוץ המלחמה. אנחנו איבדנו 24 מטובי בנינו הגיבורים שנפלו על הגנת המולדת. יחד עם כל אזרחי ישראל אני דואב על כל אחד ואחד מהם. אני מחבק את המשפחות שעולמם השתנה לעד. אנחנו שולחים תפילה כאן לשלום פצועינו. צה"ל בודק בדיקה יסודית של האסון. אנחנו חייבים להפיק את הלקחים ולעשות הכל למען שלום לוחמינו. אנחנו בעיצומה של מלחמה שאין צודקת ממנה. במלחמה הזאת יש הישגים גדולים, כולל היום בהשלמת הכיתור של ח'אן יונס, אבל יש גם מחירים כבדים מאוד. אנחנו मरकिनी। हकीकत में इजराइल के लिए काला दिन था कि उसके 24 सैनिक एक ही दिन में, एक ही झटके में मारे गए। ये 24 सैनिक इसलिए मारे गए क्योंकि खान यूनिस के इलाके पर इजराइल के सैनिक कब्जा करना चाहते थे। लेकिन हुआ ये कि उल्टा 24 इजराइल के सैनिक एक ही झटके में मारे गए। लेकिन उसके बाद कुछ घंटे के बाद इजराइल ने खौफनाक ताबड़तोड़ हमले किए, जिसके बाद खान यूनिस को पूरी तरह से इजराइल ने कामयाबी से घेर लिया और फिलहाल खान यूनिस का इलाका पूरी तरह से इजराइल के कब्जे में जा चुका है। इतनी बुरी तरह से इजराइल चिढ़ गया, 21 से 22 उसके सैनिकों के मारे जाने पर। कहा जा रहा है कि 22 ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन 24 से 25 मारे गए हैं और इससे ज़्यादा भी संख्या हो सकती है। बहरहाल कहने का मतलब ये, इतना ज़्यादा इजराइल बौखला गया अपने सैनिकों को खोने के बाद कि कुछ ही घंटे के बाद उन्हीं की याद में एक पूरा का पूरा गांव इजराइल ने उड़ा दिया। देखिए। אנו, גדוד 8208, חטיבה 261, מקדישים את הפיצוץ לזכר 21 נופלי פעילות באל מואזי, אמש בתאריך ג' שבט, 23/1/2024. עם ישראל חי, באחדות ובצדקת הדרך, בעזרת השם ננצח.
वहीं आपको अब अगली खबर दूंगा यमन से। यमन के ऊपर 91 जगह अमेरिका और ब्रिटेन ने एयर स्ट्राइक कर दिया है और अब तक कई खतरनाक हमले करके यमन के हूथीज़ को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद यमन के लड़ाकू और अंसारुल्लाह और हूथी का जो ग्रुप है वो किसी भी तरह से रुकने और झुकने का नाम नहीं ले रहा है। खतरनाक हमलों के बाद दुनिया ने सोचा था कि हूथीज़ अब शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हूथीज़ ने पलटवार किया है, यानी धमकी दी और साफ तौर से कहा है कि ये जो हम पर हमले किए जा रहे हैं ये खाली नहीं जाएगा, इसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। उधर यमन ने सबसे बड़ा झटका दे दिया है। यमन ने आधिकारिक तौर पर, यानी यमन के ज़्यादातर क्षेत्रों को हूथीज़ कंट्रोल करता है, तो हूथीज़ ने ऑर्डर दिया है बरतानिया और अमेरिकी ऑफिशियल्स को और नागरिकों को कि जितनी जल्दी हो सके 1 महीने के अंदर अंदर यमन छोड़ दीजिए। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि हूथीज़ अब किसी को नहीं बख्शेगा, चाहे अमेरिकी व्यक्ति हो, आम नागरिक हो, बरतानिया का आम व्यक्ति हो या फिर वो कोई नेता हो। यमन किसी को नहीं बख्शेगा। जैसा हमारा अनुमान था हमास ने वैसा ही किया। इजराइल ने ऑफर रखा था कि हम 2 महीने के लिए जंग रोक देंगे अगर आप हमारे सारे कैदियों को रिहा कर दें। हमास ने रिजेक्ट कर दिया बिना कोई क्लेरिफिकेशन दिए, साफ तौर से, क्योंकि ये फ्रॉड लग रहा था। इजराइल पर यकीन करना मुश्किल था और जाहिर सी बात है यहूदी कैदियों को रिहा करने के बाद कोई वजह नहीं रह जाती कि इजराइल गाज़ा पर फिर हमला ना करे। मेरे दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे में इजराइल ने ऐसे हमले किए हैं कि इजराइल के हमलों में 195 आम नागरिक सिर्फ 24 घंटे के अंदर मारे गए हैं और 300 से ज़्यादा बुरी तरह से घायल हैं। टोटल मौतों की बात करें तो 7 अक्टूबर से अब तक 25,000 से ज़्यादा आम लोगों की मौत गज़ा में हो चुकी है और ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उधर इजराइल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक बार फिर से अपनी ही सरकार नेतन्याहू की सरकार पर भड़क गए हैं और अब उन्होंने खुले स्टेज से माइक में साफ कह दिया है कि हमारी सरकार की जो विदेश नीति है और जो नीति है सरासर गलत है, अच्छी नहीं है, जुल्म हो रहा है, मारकाट हो रही है और तनाव बढ़ता जा रहा है। समय काफ़ी कम है। अपने लोगों को बचाने के लिए इजराइल को फिलिस्तीन के साथ यानी गज़ा के साथ डील करनी ही होगी। יש 136 חטופים שמופקרים במשך חודשים לנפשם, למותם, לעינוים, רק כדי שהממשלת הזוועות הזאת תשרוד. אין שום סיבה אחרת. ומשקרים אותם. משקרים אותם. אומרים להם שרק מבצע צבאי ישחרר אותם. אנחנו רואים מה קורה. מה שקורה בעזה הורג בהם. הורג בהם. צריך לשחרר עכשיו את החטופים. מיד. כי כל רגע, לא כל יום, כל רגע עולה בדמים. והדרך היחידה לשחרר אותם ויותר ויותר יודעים את זה היא רק על ידי עצירת המלחמה ועסקה של כולם תמורת כולם. יודעים את זה ומשקרים. उधर गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने खुद इस बात को बताया है कि इजराइल के टैंकों ने खान यूनिस में मौजूद अस्पतालों को सीधा निशाना बनाया है और डायरेक्ट इजराइल के टैंकों ने तोप दागे हैं खान यूनिस के अस्पतालों के ऊपर। स्पेन के विदेश मंत्री ने तो इजराइल को हिला कर रख दिया। उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीन को मान्यता देना ये सिर्फ हमारा आइडिया नहीं है, हमारे साथ अब बहुत सारे देश हैं, 90-98 ऐसे देश हैं, यानी अरब लीग से लेकर जो मुस्लिम संगठन हैं वो भी हमारे साथ शामिल हैं और 27 यूरोप के देश भी अब हमारे साथ हैं, हमारी नीति को, हमारी बातों को सपोर्ट करते हैं, जिसमें हम साफ कह रहे हैं कि फ़िलिस्तीन को मान्यता देना ज़रूरी है, फ़िलिस्तीन को पूरी तरह से आज़ाद करना ज़रूरी है किसी भी भविष्य में सिक्योरिटी के लिए। यूरोप के फॉरेन पॉलिसी चीफ ने इजराइल को पूरी तरह से नंगा करते हुए मुंह पर जूता जड़ दिया है और मीडिया से साफ कहा कि हमें लगता है अब पीस डील पर बातचीत बंद कर देनी चाहिए, यानी किसी भी तरह से बातचीत को ख़त्म कर देना चाहिए और अब बात करनी चाहिए सिर्फ 2 स्टेट सॉल्यूशन की, फ़िलिस्तीन स्टेट की, क्योंकि
इजराइल उससे पीछे हट रहा है, उसकी नीयत साफ नहीं है और इजराइल को यह पता होना चाहिए कि वो हमला करके, वो इस तरह से कत्लेआम करके जीत नहीं सकता और सिक्योरिटी हासिल नहीं कर सकता। The humanitarian situation could not be worse. There is no words to explain how the situation is, with hundreds of thousands without anything, without shelters, without food, without medicines, and under the bombs. And every day there is a high toll of civilian people being killed. Many ministers have said that there are too many. Well, the question is, how many is too many? I think that we have to stop talking about the peace process, and start talking more concretely about the two-state solution process. Because peace, it could be many different pieces. We have to discuss, even if they don't disagree, even they disagree, they have to come here and they will discuss with us and we'll study which other solution they have in mind. फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी ताज़ा तरीन अहम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। जय हिंद।